Today we are going to start a new topic, solid angle. So before starting this topic, let us revise the concept of angle. एंगल को कभी कभी प्लेन एंगल भी बोलते हैं। मान लो एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस r है, और ये सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है, एंड लेंथ ऑफ आर्क इज l। तो हमें पता है कि थीटा इज l अपॉन r। थीटा क्या होता है? l अपॉन r। यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क है तो थीटा इज l अपॉन r। मान लो सर्कुलर आर्क नहीं हो, एक स्मॉल लाइन सेगमेंट l है और एक पॉइंट o है। o इज वेरी फार अवे फ्रॉम l। o इज वेरी फार अवे फ्रॉम दिस लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस r होगा तो ये डिस्टेंस भी r होगा। हियर r इज मच ग्रेटर देन l। अगर ऐसा हो जाए तो वंस अगेन थीटा इक्वल टू l अपॉन r। ठीक है, ये था प्लेन एंगल। अब हम लोग सॉलिड एंगल पढ़ने जा रहे हैं। सॉलिड एंगल के पहले एक कॉन्सेप्ट होगा फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, मान लो कि कोई आदमी है जो राइट साइड में देख रहा है, जैसे मैं हूँ इस तरफ देख रहा हूँ। ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू मतलब इस साइड में मैं जहाँ तक देख सकता हूँ वो मेरा क्या है? फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू मान लो कुछ ऐसा है, तो इस रीजन में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ वो क्या है? फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू है। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट आ गया तो ये मेरे फील्ड ऑफ व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये फील्ड ऑफ व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। मतलब पहले फील्ड ऑफ व्यू इतना बड़ा था, अब उसमें से हम लोग इस पोर्शन को नहीं दिख पाएंगे, इधर साइड में इस पोर्शन को नहीं दिख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे फील्ड ऑफ व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। अब एक चीज़ ध्यान दो, जिस फील्ड ऑफ व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वो सिर्फ बोर्ड के प्लेन में नहीं है, वो 3D में है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, तो स्फीयर के थ्रू सिर्फ ये दो लाइन नहीं होंगे, चारों तरफ लाइन होंगे। चारों तरफ क्या होगा? टेंजेंट होगा। तो उसके थ्रू एक 3D पोर्शन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट को रखने से इस आदमी का इतना दूर फील्ड ऑफ व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, और ये फील्ड ऑफ व्यू चारों तरफ है, और ये फील्ड ऑफ व्यू 2 डायमेंशन नहीं है, 3 डायमेंशन में। ठीक है, अब अगर तुम बोल दो कि दिस एंगल इज अल्फा, तो ये प्लेन एंगल अल्फा है। मतलब सिर्फ अगर ये दो लाइन कंसिडर करें तो ये प्लेन एंगल अल्फा है। लेकिन ऐसा लाइन 3D में होगा, एक कोन जैसा होगा। यहाँ पे जो लाइन बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा? कोन जैसा बन रहा होगा। ठीक है, चलो इसे मैं बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये जो फील्ड ऑफ व्यू है मेरा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, बेसिकली ये 3D में ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा होगा, और ये जो पोर्शन बन रहा होगा ये कैसा पोर्शन बन रहा होगा? एक कोन जैसा बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्लेन एंगल बोलें तो प्लेन एंगल बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, यहाँ ज़्यादा अच्छा होगा सॉलिड एंगल। क्या बोलना ज़्यादा अच्छा होगा? सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल। सॉलिड एंगल मतलब एक 3 डायमेंशनल एंगल है, जो हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि कितना फील्ड ऑफ व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होगा, कितना फील्ड ऑफ व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होगा। तो सॉलिड एंगल का एक रफ आइडिया हो गया कि सॉलिड एंगल क्या है? एक 3 डायमेंशनल एंगल है,
और सॉलिड एंगल हमें ये बताता है कि कितना फील्ड ऑफ व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सॉलिड एंगल इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू फ्रॉम सम पर्टिकुलर पॉइंट दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट कवर्स। वंस अगेन, सॉलिड एंगल इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू फ्रॉम सम पर्टिकुलर पॉइंट दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट कवर्स। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसको हम कभी कभी अपेक्स भी बोलते हैं। मान लो कोई पॉइंट O है और मान लो एक सरफेस है किसी भी शेप का, ठीक है। सरफेस के पेरीफेरी से, सरफेस के पेरीफेरी के ईच पॉइंट से इस पॉइंट तक ज्वाइन कर दो। जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट से यहाँ तक ज्वाइन कर दिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट से यहाँ तक ज्वाइन कर दिए, फिर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दो, फिर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लो, फिर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लो, फिर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लो, फिर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लो। सिमिलरली इधर साइड में भी हर पॉइंट से यहाँ तक ज्वाइन कर लो। वो 3D में होगा, बोर्ड में दिखा पाना मुश्किल होगा। तो ये एक कोन टाइप का शेप बन गया, ये एक कोन टाइप का शेप बन गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे किसी का आई हो तो इस साइड में फील्ड ऑफ व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये जो एंगल है 3D में, ये जो 3D में एंगल है, दिस एंगल इज सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल है। इसको हम कुछ सर्कल जैसा दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जितना बड़ा सॉलिड एंगल होगा उतने बड़ा सॉलिड एंगल यहाँ पे भी होगा, उतने बड़ा सॉलिड एंगल यहाँ पे भी होगा। ये दोनों लाइन जहाँ तक जा रहा है सबके लिए सॉलिड एंगल एक ही होगा। इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा, यहाँ भी एंगल थीटा होगा, यहाँ भी एंगल थीटा होगा। ये प्लेन एंगल के लिए था। उसी तरह सॉलिड एंगल के लिए कि अगर यहाँ पे सॉलिड एंगल कुछ है, अच्छा सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओमेगा से। सॉलिड एंगल को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? कैपिटल ओमेगा से। तो अगर यहाँ पे सॉलिड एंगल ओमेगा है तो यहाँ भी ओमेगा होगा, यहाँ भी ओमेगा होगा, यहाँ भी ओमेगा होगा, यहाँ भी ओमेगा होगा। मतलब इस रीजन में एवरीवेयर सॉलिड एंगल क्या होगा? ओमेगा होगा, ठीक है। अब सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला, तो प्लेन एंगल के लिए हम सर्कुलर आर्क लेते थे, उस तरह से सॉलिड एंगल के लिए हम एक स्फेरिकल कैप लेंगे। क्या लेंगे? एक स्फेरिकल कैप लेंगे, मतलब स्फेयर का एक पोर्शन कंसिडर करेंगे। मान लो कि एक स्फेयर है, स्फेयर का सेंटर कहीं पे है और सेंटर को ही मान लो रिक्वायर्ड पॉइंट या फिर ऑब्जर्वर या फिर एपेक्स, तो सेंटर को एपेक्स मान लेंगे, ठीक है। और स्फेयर का एक पोर्शन कंसिडर करो, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन कंसिडर करो। तो स्फेयर का एक पोर्शन कंसिडर किए, कुछ इस तरह से बना दे रहे हैं। तो स्फेयर का एक पोर्शन कंसिडर किए और मान लो इस पोर्शन का एरिया है S, इस पोर्शन का सरफेस एरिया S है और इस पोर्शन के पेरीफेरी के ईच पॉइंट को O से ज्वाइन कर लो। तो अगर ईच पॉइंट को O से ज्वाइन कर लोगे तो वंस अगेन एक कोनिकल रीजन मिलेगा, वंस अगेन एक कोनिकल रीजन मिलेगा, ठीक है। और मान लो कि इस कोनिकल रीजन के लिए सॉलिड एंगल ओमेगा है, ठीक है। रेडियस मान लो स्फीयर का R है, तो सॉलिड एंगल इज गिवन बाय ओमेगा इक्वल टू S/R²। सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल टू S/R², वेयर इज व्हाट? सरफेस एरिया। लेकिन ये स्फेरिकल पोर्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये कैसा पोर्शन होना चाहिए? यहाँ पे जैसे सर्कुलर आर्क होता था उस तरह से यहाँ पे क्या होना चाहिए? कि स्फेरिकल पोर्शन होना चाहिए। तो एस क्या है? तो एस है सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप। तो मान लो एक स्फेरिकल कैप है, मतलब स्फेरिकल पोर्शन है जिसका रेडियस R है। तो सेंटर पे स्फेरिकल पोर्शन जितना सॉलिड एंगल बना रहा होगा इज गिवन बाय S/R², ठीक है। और सॉलिड एंगल का SI यूनिट होता है स्टेरेडियन। SI यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन, STERADIAN, स्टेरेडियन।
इसको शॉर्ट में लिखते हैं एस आर। एस आर, यहाँ पे एस कैपिटल है, यहाँ पे एस स्मॉल है। तो एस यूनिट होता है स्टेरेडियन, जिसको एस आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली सॉलिड एंगल इज डायमेंशनलेस, क्योंकि एस अपॉन आर स्क्वायर है। एस यहाँ पे क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पोर्शन। ठीक है। तो एस अपॉन आर स्क्वायर है, तो ये क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। तो सॉलिड एंगल इज डायमेंशनलेस। तो सॉलिड एंगल इज डायमेंशनलेस, एस यूनिट स्टेरेडियन हुआ, और फॉर्मूला हो गया एस अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एस इज व्हाट? तो ये सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप। ठीक है। अब अगर मान लो पूरा अगर स्फेयर कंसिडर कर लिया जाए, फॉर होल स्फेयर एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर उसके लिए ओमेगा पूछा जाए तो एस अपॉन आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या मिला? 4 पाई एस आर, 4 पाई स्टेरेडियन। मतलब कि अगर स्फेयर कंसिडर कर लें, अगर पूरा स्फेयर कंसिडर कर लें, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? तो 4 पाई स्टेरेडियन। और वो सिर्फ सेंटर पे 4 पाई स्टेरेडियन नहीं बनाएगा, अंदर में किसी भी पॉइंट पे सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन होगा। क्यों? सॉलिड एंगल किस चीज़ का आइडिया देता है? तो कितना फील्ड ऑफ व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होगा। मान लो एक कंप्लीट स्फेयर है और स्फेयर के सेंटर पे एक ऑब्जर्वर है। स्फेयर के सेंटर पे अगर ऑब्जर्वर है तो ये स्फेयर उसका कंप्लीटली फील्ड ऑफ व्यू ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, वो तो कुछ देख ही नहीं पाएगा। मतलब स्फेयर के बाहर तो कुछ देख ही नहीं पाएगा। अगर ऑब्जर्वर सेंटर पे हो या अंदर में कहीं पे भी हो, वो तो स्फेयर के बाहर देख ही नहीं पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फेयर with respect to a point inside the sphere is 4 पाई स्टेरेडियन। सिर्फ सेंटर के रिस्पेक्ट में नहीं, with respect to any point inside the sphere is 4 पाई स्टेरेडियन। तो अगर पूरा स्फेयर हुआ तो उसका सॉलिड एंगल with respect to a point inside the sphere is 4 पाई स्टेरेडियन। अब एक और चीज़, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्फेयर हो, कोई भी क्लोज सरफेस हो जाए, कोई भी क्लोज सरफेस हो जाए और उसके अंदर में कोई पॉइंट हो, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन ही होगा। जैसे अगर क्यूब ले लो और क्यूब के अंदर में कोई ऑब्जर्वर आ जाए, तो क्यूब उस ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, क्योंकि ऑब्जर्वर तो क्यूब के कम्प्लीटली इन साइड में है। अगर फील्ड ऑफ व्यू कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तो उसके लिए सॉलिड एंगल कितना होगा? 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है। तो इसको नोट डाउन करके लिख लिया जाए। तो सॉलिड एंगल ऑफ ए क्लोज सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट इनसाइड इट इज 4 पाई स्टेरेडियन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई पॉइंट किसी क्लोज सरफेस के अंदर में है तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उस सरफेस का सॉलिड एंगल क्या होगा? 4 पाई स्टेरेडियन। देखो, सॉलिड एंगल का एक्चुअल कैलकुलेशन हमें हायर लेवल क्लासेस में पढ़ना है। अभी बस तुम्हें यही जानना है कि अगर कोई क्लोज सरफेस हो तो उसका सॉलिड एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट इनसाइड इट इज 4 पाई स्टेरेडियन। और इसका यूज करेंगे हम लोग गॉस लॉ के लिए। ऐसे कोई समझो, मान लो इस तरह का एक क्लोज सरफेस और इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज Q है, इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज Q है। तो फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू कंप्लीट क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट चार्ज अंदर में ही है। एक और चीज़ ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल क्या होगा? 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई स्टेरेडियन मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q किसी क्लोज सरफेस के अंदर है तो उसके लिए फ्लक्स है Q बाय एप्सिलॉन नॉट और सॉलिड एंगल है 4 पाई स्टेरेडियन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 पाई स्टेरेडियन के करस्पॉन्डिंग
इलेक्ट्रिक फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर द कंडीशन ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, मतलब इस तरह की सिचुएशन। अब मान लो इस क्लोज सरफेस के एक पोर्शन में इंटरेस्टेड हुए, पूरे क्लोज सरफेस पर नहीं, बस उसके एक पोर्शन में इंटरेस्टेड हुए। जैसे मान लो इस क्लोज सरफेस के यहाँ से यहाँ तक पोर्शन में इंटरेस्टेड हुए और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पोर्शन का सॉलिड एंगल मान लो ओमेगा है। सॉलिड एंगल कितना है? ओमेगा है। ठीक है, और तुमसे पूछ दिया कि इस पोर्शन के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, तो तुम कुछ इस तरह से सोच सकते हो कि अगर सॉलिड एंगल 4 पाई है तो उसके लिए फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर सॉलिड एंगल ओमेगा हो जाए तो फ्लक्स क्या होगा? तो यूज यूनिटरी मेथड कि अगर 4 पाई स्टेरेडियन के लिए फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ओमेगा सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स क्या होगा? तो पहले 1 स्टेरेडियन के लिए कैलकुलेट करो। 1 स्टेरेडियन के लिए क्या होगा? तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई, और ओमेगा के लिए क्या करेंगे? ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हुआ, ओमेगा अपॉन 4 पाई इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, होपफुली ये समझ में आ गया कि 4 पाई के लिए अगर फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ओमेगा एंगल के लिए क्या होगा? ओमेगा अपॉन 4 पाई इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर क्वेश्चन में कोई सरफेस दिया रहे और एक पॉइंट चार्ज दिया रहे और उस पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में किसी तरह से सॉलिड एंगल पता हो तो वी कैन कैलकुलेट फ्लक्स। फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो ओमेगा अपॉन 4 पाई इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो रिमेंबर दिस। इसको नोट डाउन करके लिख लेते हैं। इफ सॉलिड एंगल ऑफ ए सरफेस with respect to a point charge Q is omega, then electric flux through given surface is phi equal to omega upon 4 pi into Q upon epsilon naught। अब तुम बोलोगे कैसे? तो इसको और एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लिए। टू पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का मतलब क्या हुआ? तो 2 पाई इज हाफ ऑफ 4 पाई। 4 पाई एक क्लोज सरफेस के लिए एंगल होता है, तो 2 पाई क्या होगा? तो 2 पाई बोल सकते हो एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑफ व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम चारों तरफ देख सकें तो इसमें एग्जैक्टली अगर हाफ फील्ड ऑफ व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तब उसके लिए सॉलिड एंगल कितना होगा? 2 पाई। और अगर ऐसा पोर्शन कंसिडर करें जिसके लिए सॉलिड एंगल 2 पाई है, तब उसके लिए फील्ड लाइंस भी हाफ ही पास करेगा। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कितना पास करेगा? हाफ ही पास करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड एंगल, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉलिड एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट चार्ज। मतलब जितना ज़्यादा सॉलिड एंगल होगा उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड एंगल। तो अगर सॉलिड एंगल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, और दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए 4 पाई स्टेरेडियन के लिए अगर सॉलिड एंगल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो ओमेगा एंगल के लिए सॉलिड एंगल क्या होगा? ओमेगा बाई 4 पाई इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सॉलिड एंगल के लिए और भी बहुत सारे फार्मूला हैं जो कि हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। फॉर द टाइम बीइंग तुम्हें बस इतना ही दिमाग में रखना है कि सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल है। सॉलिड एंगल आइडिया देता है कि कितना फील्ड ऑफ व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होगा, जितना ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होगा उतना ज़्यादा सॉलिड एंगल होगा। अगर कोई क्लोज सरफेस हो और अगर पॉइंट अंदर में हो तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सॉलिड एंगल कितना होगा? 4 पाई। और अगर पॉइंट बाहर में हो जाए तो सॉलिड एंगल 0 होगा।
ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम जान सकते हो कि अगर कोई पॉइंट बाहर में हो और कोई क्लोज सरफेस हो तो क्लोज सरफेस का साइड एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट आउटसाइड इट इज 0। ठीक है, जान लिए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई सरफेस है और एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर सॉलिड एंगल पता है तो वी कैन कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू सरफेस। फार्मूला होगा ओमेगा अपॉन 4 पाई इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हम लोग कुछ सॉलिड एंगल पढ़ेंगे फॉर सम ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो सबसे पहला है स्फेरिकल कैप। स्फेरिकल कैप, मान लो एक स्फेयर है जिसका रेडियस है r और इसका एक पोर्शन कंसीडर करो, एक स्फेरिकल पोर्शन कंसीडर करो। तो इस स्फेरिकल पोर्शन को हम बोल सकते हैं स्फेरिकल कैप। तो मान लो एक स्फेरिकल कैप है सच दैट इट मेक्स प्लेन एंगल 2 थीटा at center. So suppose this angle is theta, then this angle is also theta. The area of spherical cap is found to be 2 pi r square into 1 minus cos theta. Area of this spherical cap is 2 pi r square 1 minus cos theta. ठीक है, ये कैलकुलस से तुम प्रूव कर सकते हो, मैं प्रूव वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि अगर कंप्लीट स्फीयर कंसिडर किया जाए तो उसके लिए थीटा का वैल्यू होगा 180। कंप्लीट स्फीयर के लिए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। मतलब जो प्लेन एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर फुल स्फीयर कंसीडर करें तो थीटा 180 डिग्री होगा। तो कंप्लीट स्फीयर के लिए थीटा होगा 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि जो उसका एरिया होना चाहिए, कंप्लीट स्फीयर का जो एरिया होना चाहिए वो मिलेगा 2 पाई आर स्क्वेयर 1 माइनस कॉस 180। cos 180 minus 1 minus plus 1 1 plus 1 2 2 into 2 4। तो कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर एक हेमी स्फीयर कंसिडर किया जाए, मान लो इस साइड में इस हेमी स्फीयर में इंटरेस्टेड हो जाए, तो हेमी स्फीयर के लिए थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो cos 90 कितना होगा? 0। 1 माइनस 0 इज 1 और 1 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो हेमी स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एक स्फेरिकल कैप का सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया आ गया तो हम लोग सॉलिड एंगल भी बता सकते हैं। सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला होगा सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो सरफेस एरिया को रेडियस स्क्वायर से डिवाइड करो तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा? तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो स्फेरिकल कैप के लिए सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला हो गया 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और स्फेरिकल पोर्शन का एरिया के लिए फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक ही ध्यान देना है, इस फॉर्मूला में राइट हैंड साइड में थीटा क्या है? प्लेन एंगल, और वो भी कंप्लीट प्लेन एंगल नहीं है, हाफ प्लेन एंगल है। हाफ प्लेन एंगल है। ठीक है, इस फॉर्मूला में थीटा क्या है? हाफ प्लेन एंगल। अगर हम कंप्लीट स्फीयर कंसीडर करें तो 2 थीटा होना चाहिए 360 डिग्री। मतलब थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। सिमिलरली अगर हेमी स्फीयर कंसीडर करें तो उसके लिए 2 थीटा होना चाहिए 180 डिग्री। मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो राइट हैंड साइड में थीटा क्या है? हाफ प्लेन एंगल, और लेफ्ट साइड में ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल।
और सॉलिड एंगल को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, स्फेरिकल कैप का एरिया। तो ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप ऑलवेज इन माइंड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोन के लिए, कोन के लिए, ठीक है। कोन मीनिंग राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। ये स्फेरिकल कैप है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एक डिस्क बना दें, क्या बना दें, डिस्क, और ऐसे मिला दें तो ये जो शेप बना, ये शेप क्या बन गया, कोन। तो दिस इज ए कोन। मान लो इस तरह का एक कोन है, तो हम देख सकते हैं कि इस कोन का जो सॉलिड एंगल बनेगा और इस स्फेरिकल कैप का जो सॉलिड एंगल बनेगा, दोनों एक ही होगा। तो इस कोन का सॉलिड एंगल इज सेम एज सॉलिड एंगल ऑफ दिस स्फेरिकल कैप, ठीक है। तो हम लोग कोन के लिए भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस बार थीटा क्या है, तो सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब हाफ वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो अगर कोन का हाफ वर्टिकल एंगल पता हो तो वी कैन कैलकुलेट इट्स सॉलिड एंगल। सेम रिजल्ट यूज किया जा सकता है एक डिस्क के लिए। मान लो इस तरह का एक डिस्क है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इस जगह पे कोई ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर के लिए अगर पूछ दे कि व्हाट इज सॉलिड एंगल, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक कोन बना देंगे। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो सॉलिड एंगल होगा वो कोन के सॉलिड एंगल के बराबर होगा। तो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ए डिस्क, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ए डिस्क, ठीक है। तो ये कोन के लिए भी फॉर्मूला हो गया, डिस्क के लिए भी हो गया, और बोल सकते हैं स्फेयर के लिए भी हो गया। तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ है। थर्ड हमें पढ़ना है रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए। मान लो कि एक रेक्टेंगल है, जिसका लेंथ L है, ब्रेथ B। तो मान लो एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ L है और ब्रेथ B है। ये रेक्टेंगल 3D में बना हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, और इस साइड में z एक्सिस है, ठीक है। रेक्टेंगल बना हुआ है XY प्लेन में। रेक्टेंगल के सेंटर से, रेक्टेंगल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस h पे कोई पॉइंट O है। रेक्टेंगल के सेंटर से z एक्सिस के पैरेलल, मतलब रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर h डिस्टेंस पे कोई पॉइंट O है, और O के रेस्पेक्ट में बताना है कि इस रेक्टेंगल का सॉलिड एंगल क्या होगा। तो विदाउट एनी प्रूफ, solid angle of this rectangle is given by omega equal to 4 sin inverse L into B under root L square plus 4h square into under root B square plus 4h square। तो रेक्टेंगल के लिए सॉलिड एंगल इज गिवन बाय ओमेगा इक्वल टू 4 साइन इनवर्स L इंटू बी अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर इंटू अंडर रूट B स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। तो तुम्हें सॉलिड एंगल याद रखना है किसके लिए, तो स्फेरिकल कैप के लिए, कोन के लिए, डिस्क के लिए। तीनों के लिए फॉर्मूला एक ही हो गया। और एक रेक्टेंगल के लिए तो स्फेयर, कोन और डिस्क के लिए फॉर्मूला अल्टीमेटली एक ही हुआ, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और रेक्टेंगल के लिए क्या हो गया, तो 4 साइन इनवर्स एल बी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। तो कीप दिस इन माइंड। अब हम लोग सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करेंगे। इफ़ सॉलिड एंगल ऑफ ए सरफेस with respect to a point charge q is omega,
देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस इज phi इक्वल टू ओमेगा अपॉन 4 पाई इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है और एक सरफेस है और उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताना है सच दैट कि सरफेस मेक्स अ सॉलिड एंगल ओमेगा एट पॉइंट चार्ज, देन द फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज गिवन बाई ओमेगा अपॉन 4 पाई इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ कि एक स्फेरिकल कैप है। इस स्फेरिकल कैप के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज है +Q और इसका दो रेडियस प्लेन एंगल बना रहा है 120 डिग्री। तो बताना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल कैप, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल कैप। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले इस स्फेरिकल कैप के लिए सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना होगा। तो सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 2 पाई इज 2 पाई, 1 इज 1। थीटा यहाँ पे कितना होगा, 120 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। थीटा 120 नहीं होगा, थीटा क्या होगा 120 का हाफ होगा, और थीटा कितना होगा 60 डिग्री। तो 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, तो 2 पाई 1 माइनस कॉस 60 डिग्री इज वॉट 1/2। 1 माइनस 1/2 इज 1/2 इंटू 2 पाई, क्या मिल गया पाई इस्ट रेडियन। तो ओमेगा मिला पाई इस्ट रेडियन, ठीक है। तो इसके थ्रू फ्लक्स बताना है, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, तो इसके थ्रू फ्लक्स होगा ओमेगा अपॉन 4 पाई इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओमेगा कितना है पाई, तो पाई अपॉन 4 पाई इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई पाई कैंसिल हो गया, तो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, पहले सॉलिड एंगल कैलकुलेट कर लेना है और फिर हमें फॉर्मूला यूज कर लेना है ओमेगा अपॉन 4 पाई इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और डिस्क के एक्सिस पे r/√3 डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज Q है। बताना है कि डिस्क के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। यू हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू डिस्क। तो सबसे पहले सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिए, तो ये जो कंस्ट्रक्शन बना ये अल्टीमेटली कोन बन गया, दिस इज ए कोन, ठीक है। और मान लो कि इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा, ठीक है। तो यूज कर सकते हो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3 मिला। tan थीटा √3 मिला तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री और π/3। अब अगर सेमी वर्टिकल एंगल मिल गया तो सॉलिड एंगल भी मिल गया। सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, कॉस 60 1/2 होगा, 1 माइनस 1/2 इज 1/2 इंटू 2 पाई इज पाई। तो ओमेगा हो गया पाई इस रेडियन। ओमेगा आ गया तो फ्लक्स आ गया। फ्लक्स के लिए क्या करोगे, तो ओमेगा अपॉन 4 पाई इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओमेगा है पाई इस रेडियन, 4 पाई इज 4 पाई इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या होगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक स्क्वायर शीट है जिसका साइड A है
और इसके सेंटर से a/√5 डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज q है। तो बताना है कि स्क्वायर शीट के थ्रू फ्लक्स क्या होगा। यू हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर शीट। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में वी हैव टू कैलकुलेट सॉलिड एंगल। और रेक्टेंगल के लिए सॉलिड एंगल का फॉर्मूला पता है। रेक्टेंगल के लिए सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ओमेगा इक्वल टू 4 साइन इनवर्स LB अपॉन √L² प्लस 4h² इंटू √B² प्लस 4h²। तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू 4 साइन इनवर्स LB अपॉन √L² प्लस 4h² इंटू B² प्लस 4h²। अब देखो इस स्क्वायर के लिए LA है, BA है और H है a/√5। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लो। तो 4 साइन इनवर्स LA है, B भी A है, अपॉन √LA 4 इंटू H है a/√5 तो a²/5। फिर B है a² और H है a/√5 तो 4 इंटू a²/5। 5a² प्लस 4a², 9a²/5। तो रूट के अंदर 9a²/5, यहाँ पे भी रूट के अंदर 9a²/5। तो डिनोमिनेटर में मिल गया 9a²/5 और नोमिनेटर में a² कैंसिल आउट। तो मिला 4 साइन इनवर्स 5/9। ठीक है, इतना ही लिख के छोड़ रहे हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। ओमेगा मिल गया। तो व्हाट इज फ्लक्स? तो फ्लक्स होगा ओमेगा अपॉन 4 इंटू Q अपॉन ε0। ओमेगा है 4 साइन इनवर्स 5/9 और डिनोमिनेटर में 4 कैंसिल आउट। तो साइन इनवर्स 5/9 अपॉन पाई इंटू Q बाई ε0। ठीक है, तो दिस इज फ्लक्स। क्वेश्चन मैं अपने मन से डिजाइन किया हूँ, इसलिए साइन इनवर्स के टर्म में ही आ गया। एग्जाम में कुछ अच्छा वैल्यू दिया रहेगा, जैसे साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा या साइन इनवर्स √3/2 आ जाएगा, तो उससे कुछ बढ़िया वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आइडिया क्लियर हो गया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस है। एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस है। इसके एक्सिस पे एक पॉइंट चार्ज Q है। इस सिलेंडर का रेडियस कैपिटल R है, हाइट h है और पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस ऊपर वाले सरफेस h/2 है और नीचे वाले सरफेस से भी h/2 है। तो यू हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस एंड सिलेंड्रिकल सरफेस। तो यहाँ हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे? तो लेट अस कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस। तो टॉप सरफेस एक डिस्क है और अगर पॉइंट चार्ज से इस तरह से ज्वाइन कर दें तो दिस इज ए कोन। और कोन के लिए सॉलिड एंगल का फॉर्मूला पता है। कोन के लिए सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है? तो ओमेगा इक्वल टू 2 इंटू 1 - cos थीटा। सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा हो गया तो हम लोग cos थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं।
कॉस्ट है कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज आर, दिस इज h/2, तो व्हाट इज दिस? दिस इज √r² प्लस h²/4। तो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इज h/2, हाइपोटेनस इज √r² प्लस h²/4। ठीक है, तो ओमेगा मिला 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस के लिए क्या लिखोगे? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 पाई 1 माइनस h अपॉन √4r² प्लस h²। तो ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। ठीक है, ओमेगा कैलकुलेट हो गया। तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस? ओमेगा अपॉन 4 पाई इंटू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर ओमेगा इज दिस। ठीक है, तो ये वैल्यू डाल दो, फाई टॉप कैलकुलेट हो गया। फाई टॉप जितना होगा उतना ही फाई बॉटम होगा ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, कि जितना फाई टॉप होगा उतना ही क्या होगा? फाई बॉटम होगा। तो यहाँ पे फाई टॉप एंड फाई बॉटम आर इक्वल, तो बोथ आर इक्वल। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट तुमसे क्या मांगा है? तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। ठीक है, कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हम जानते हैं कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसके थ्रू फ्लक्स क्या होते हैं? q/ε0। तो टोटल फ्लक्स थ्रू इंटायर सिलेंडर इज q/ε0। और टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के थ्रू फ्लक्स पता है, तो कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा फ्लक्स थ्रू इंटायर सिलेंडर माइनस फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस माइनस फ्लक्स थ्रू बॉटम सरफेस। ठीक है, कि पूरे इंटायर सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट कर लो और उसमें से फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस और फ्लक्स थ्रू बॉटम सरफेस को सबट्रैक्ट कर दो, तो तुम्हें फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस मिल जाएगा। ठीक है, अब फ्लक्स थ्रू इंटायर सिलेंडर क्या होगा? तो q/ε0। इंटायर सिलेंडर एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज q हो तो उसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? q/ε0 माइनस फाई टॉप फाई बॉटम दोनों इक्वल है, तो ले सकते हैं 2 टाइम्स फाई टॉप, और फाई टॉप का वैल्यू पता है, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो तुम प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया हूँ, तुम ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, करने के बाद में लिख सकते हो। थोड़ा बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आएगा लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में वेरिएशन। मान लो पॉइंट चार्ज सेंटर पे नहीं हो, सेंटर से कुछ ऊपर रहे लेकिन सिलेंडर के अंदर रहे, तो क्या फाई टॉप और फाई बॉटम इक्वल होगा? बताओ तुम। नहीं होगा, क्योंकि अब सिमेट्री फॉलो नहीं करेगा। तो किसके थ्रू फ्लक्स ज़्यादा होगा? टॉप सरफेस के थ्रू या बॉटम सरफेस के थ्रू? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर पॉइंट चार्ज सेंटर से थोड़ा ऊपर चला जाए तो फ्लक्स किसके थ्रू ज़्यादा होगा? टॉप सरफेस के थ्रू या बॉटम सरफेस के थ्रू? तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं। गॉस लॉ का 2nd या 3rd लेक्चर में हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं कि पॉइंट चार्ज जिस सरफेस के नियरर होगा उसके थ्रू फ्लक्स ज़्यादा होगा, मतलब टॉप सरफेस के थ्रू फ्लक्स ज़्यादा होगा और बॉटम सरफेस के थ्रू फ्लक्स कम होगा। कब? जब पॉइंट चार्ज सेंटर से थोड़ा ऊपर हो लेकिन सिलेंडर के अंदर ही। ठीक है, होपफुली जो हम बताना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है।
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आईटी में आ चुके हैं, तो मैंने जितना बताया है उसे दिमाग में रखो। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में 2 पॉइंट चार्जेज हैं। पहला पॉइंट चार्ज है +q, दूसरा पॉइंट चार्ज है -2q, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेफ्ट साइड में अल्फा एंगल बना रहा है। मतलब लेफ्ट साइड में यहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो इस लाइन के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, और राइट साइड में अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो यहाँ पे एंगल बीटा बना रहा है। अल्फा गिवन है, बीटा बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है q -2q and alpha, and you have to calculate बीटा। अब ये क्या क्वेश्चन है, अल्फा दिया हुआ है, बताना है बीटा। भाई कैसे प्रोसीड करेंगे? देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज कर रहा है और पॉइंट नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर रहा है। इस साइड में चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है और इस साइड में चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल है। हम यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और सेकेंड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सॉलिड एंगल का। ठीक है, वैसे यहाँ पे अल्फा बीटा आर प्लेन एंगल, अल्फा बीटा आर नॉट सॉलिड एंगल। ठीक है, प्रोसीड किया जाए। मान लो कि Q से n इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज कर रहा है, तो -2q पे तो 2n, क्योंकि -2q का मैग्नीट्यूड q के मैग्नीट्यूड के डबल है। तो लेट n number of electric field lines emerge from +q। तो हम बोल सकते हैं कि -2q पे 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेगा। तो 2n इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट -2q। ठीक है, n यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम q, और 2n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेटिंग एट -2q। ऐसा नहीं होगा कि इससे पूरा का पूरा फील्ड लाइंस पे चला जाएगा। अगर इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए फील्ड लाइन ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो इधर +q है, उस साइड में -2q है, तो एक फील्ड लाइन ऐसे, फिर दोबारा ऐसे, दूसरा ऐसे, तो ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, 2-3 और बना दे रहा हूँ। इधर ज़्यादा फील्ड लाइन्स आएगा। ठीक है, इधर से कम फील्ड लाइन इमर्ज होगा, इधर से क्या होगा, ज़्यादा फील्ड लाइन्स इंटर करेगा। अगर इधर से n फील्ड लाइन इमर्ज करेगा तो इस साइड से 2n फील्ड लाइन्स, तो इधर साइड में 2n फील्ड लाइन्स टर्मिनेट करेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला फील्ड लाइन यहाँ पे नहीं जा रहा है, ये वाला फील्ड लाइन ऐसे घूम करके यहाँ पे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इधर साइड का टोटल फील्ड लाइन्स इधर चला जाएगा, या इधर साइड में जितना भी फील्ड लाइन्स आ रहा है पूरा का पूरा इधर से आ रहा है, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि Q से जितना भी फील्ड लाइन इमर्ज कर रहा है वो पूरे के पूरे -2q पे नहीं जा रहा है, या -2q पे जितना भी फील्ड लाइन्स आ रहा है वो Q से नहीं आ रहा है, कुछ दूसरी जगह से भी आ रहा होगा। ठीक है, अब मान लो कि इसमें से N1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज कर करके इसमें टर्मिनेट कर जा रहा है। अब मान लो
कि इससे N1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहा है जो कि -2q में जा रहा है, बाकी नहीं जा रहा है, सिर्फ N1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे निकल करके इसमें गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड एंगल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड एंगल। अगर सॉलिड एंगल ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉलिड एंगल कैलकुलेट कर लिया जाए और यहाँ पे भी सॉलिड एंगल कैलकुलेट कर लिया जाए। अब क्वेश्चन ये कि सॉलिड एंगल कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। सॉलिड एंगल इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि इधर से अगर अल्फा एंगल पे लाइंस इमर्ज हो रहा है तो इस साइड से भी अल्फा एंगल पे लाइन इमर्ज कर रहा होगा, और सिर्फ बोर्ड के प्लेन में नहीं 3D में इमर्ज कर रहा होगा। मतलब वो एक कोन होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक कोन होगा। मतलब इस चार्ज के नियर बाई में एक कोन बनेगा जिसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा, अल्फा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एट Q या विथ रिस्पेक्ट टू Q सॉलिड एंगल मान लो ओमेगा 1। तो ओमेगा 1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 पाई 1 मास कॉस थीटा, थीटा इज अल्फा, ठीक है। तो Q पे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीव कर रहा होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग 2 -2Q, मतलब Q से सिर्फ वो फील्ड लाइंस जो -2Q पे जा रहा है उसमें अभी इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो मान लो फील्ड लाइंस है N1, ठीक है। N1 कितना होना चाहिए, तो ऐसे समझो Q से टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना है N, और टोटल सॉलिड एंगल कितना होना चाहिए 4 पाई। तो 4 पाई के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस N है, तो ओमेगा 1 के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना होगा, तो ओमेगा 1/4 पाई इंटू N। वंस अगेन यूनिटरी मेथड कि अगर सॉलिड एंगल 4 पाई हो जाए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस N है, तो सॉलिड एंगल अगर ओमेगा 1 हो गया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दिए। तो इसमें हम ओमेगा 1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसका नाम दे दो इक्वेशन 1, इसका नाम दे दो इक्वेशन 2। ओमेगा 1 का वैल्यू पुट कर लोगे तो N1 निकल जाएगा। नेक्स्ट, अब हम ये जानना चाहेंगे कि -2Q पे कितना फील्ड लाइंस Q से टर्मिनेट कर रहा है। मान लो N2, ऑब्वियसली N2 N1 के बराबर है, ठीक है। एट -2Q -2Q पे सॉलिड एंगल कितना होगा, तो मान लो सॉलिड एंगल ओमेगा 2 है। तो ओमेगा 2 के लिए फॉर्मूला होगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे बीटा है, ठीक है। तो ओमेगा 2 मिल गया। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग फ्रॉम Q कितना होगा, तो -2Q पे प्लस Q से जो फील्ड लाइंस आ रहा है उसका नंबर्स कितना होगा। तो -2Q पे टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना टर्मिनेट कर रहा है, 2n। 2n किसके करस्पॉन्डिंग है, तो 4 पाई स्टेरेडियन के करस्पॉन्डिंग। तो 4 पाई के करस्पॉन्डिंग अगर 2n है तो ओमेगा 2 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो यूजिंग यूनिटरी मेथड होना चाहिए ओमेगा 2/4 पाई इंटू 2n, और मान लो कि नंबर्स आर N2। दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। अब N1 और N2 तो डिफरेंट नहीं होगा, N1 N2 डिफरेंट नहीं है। N1 N2 हम उसी को कंसिडर कर रहे हैं जो कि प्लस Q से इमर्ज कर रहा है और -2Q पे टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो N1 इक्वल टू N2 होना चाहिए। N1 है ओमेगा 1/4 पाई इंटू कैपिटल N, N2 है ओमेगा 2/4 पाई इंटू 2 कैपिटल N। 4 पाई कैंसिल, N कैंसिल। ओमेगा 1 क्या है, तो ओमेगा 1 है 2 पाई इंटू 1 मास कॉस अल्फा,
ओमेगा 2 क्या है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। हमें बीटा चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट बीटा। सिंप्लीफाई करो तो 1 माइनस कॉस अल्फा इज 2 माइनस 2 कॉस बीटा, 2 कॉस बीटा इधर ले आओ, इन दोनों को इधर ले जाओ, 2 माइनस 1 1, तो 1 प्लस कॉस अल्फा बीटा चाहिए, तो 2 इधर ले जाओ, तो कॉस बीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, तो बीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 2, तो बीटा इज कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 2। 1 प्लस कॉस अल्फा को तुम चाहो तो ले सकते हो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और फिर सिंप्लीफाई कर दो, वैसे भी ले सकते हो या फिर यहीं तक लिख के छोड़ दो, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी था, नया नया क्वेश्चन है, दिमाग में रखना है। तो टाइम देखो कितना है, 1:20 AM। तो अभी रात के 1:20 हो रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और अभी और भी रिकॉर्डिंग करूँगा। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेहनत करो, ठीक है। IIT क्लियर होगा।